चीन से टकराव के बीच देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को चीनी भाषा से दूर रखा जाएगा और बच्चों को चीनी भाषा सिखाई जाए या नहीं, इसको लेकर शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट जारी किया था। तो उसमें बच्चों को पढ़ाई जाने वाली भाषा में चीनी भाषा का जिक्र था, जबकि अब शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर गुरुवार को जो अंतिम रिपोर्ट अपलोड की गई है उसमें चीनी भाषा नहीं है। बता दें कि इससे पहले मीडिया कर्मियों को जब यह रिपोर्ट दी गई थी तो उसमें सेकेंडरी लेवल पर बच्चों को चीनी भाषा सिखाने का जिक्र था, लेकिन शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर जब फाइनल रिपोर्ट अपलोड की गई तो उसमें भाषाओं की सूची से अब चीनी भाषा को हटा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करते हुए नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखे। मोदी ने यह भी कहा कि पुरानी शिक्षा व्यवस्था की अप्रोच ने देश को बहुत बड़ी आबादी ऐसी दी है, तो पढ़ी लिखी तो है, लेकिन जो उसने पढ़ा है उसमें से अधिकांश उसके काम का नहीं आता है। डिग्रियों के अंबार के बावजूद भी ये आबादी अपने आप में एक अधूरापन महसूस करती है। मोदी बोले कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से इसी अप्रोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है और पहले की कमियों को दूर किया जा सक रहा है। नई शिक्षा नीति में अब एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म शिक्षा का इंटेंट और कंटेंट दोनों को बदलने का प्रयास किया गया। मालूम हो कि 34 साल बाद अब शिक्षा नीति में किए बदलाव पर विपक्षी दलों ने इसे हाईली रेगुलेटेड और पुअरली फंडेड बताया था। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां चरम पर है और सुरक्षा और कोरोना के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। अयोध्या के एसएसपी ने बताया कि कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। कोरोना को देखते हुए शहर में 5 अगस्त को एक साथ जगह जगह 5 लोगों से ज़्यादा जुटने की नहीं दिया जाएगा और इसके अलावा 12 जगहों पर रूट डाइवर्ट करने की योजना है ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति न हो। और कार्यक्रम में पीएम मोदी और तमाम बड़ी हस्तियां शामिल होने की वाली हैं और ऐसे में सुरक्षा के सभी मानक पूरे किए जा चुके हैं और जितने भी वीआईपी आमंत्रित मेहमान या फिर आम आदमी आएंगे सभी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। तो चारों तरफ देख रहे हैं। शनिवार को दिल्ली पुलिस के 36 पुलिसकर्मी एक झटके में सस्पेंड हो गए। दरअसल ईद की तैयारियों के मद्देनजर सुबह 5 बजे जिन पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर रिपोर्ट करना था वे अपने काम से नदारद रहे। ऐसे में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की डीसीपी विजयंता आर्या का गुस्सा इन पुलिसकर्मियों पर फूटा और डीसीपी साहिबा ने सभी 36 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश जारी है, लेकिन चीन की चालबाजी को देखते हुए फिलहाल एलएसी पर तैनात जवानों को वापस नहीं बुलाया जाएगा। वह खबरों के मुताबिक यहां तैनात 4 डिवीज़नों में लगभग 32,000 जवान हैं और दरअसल शांति वार्ता के दौरान चीन अपने सैनिकों को हटाने की बात तो करता है पर उस पर अमल नहीं करता है। इसी वजह से भारत ने अपने सैनिकों को वापस न बुलाने का फैसला लिया ताकि अगर चीन किसी भी तरह की हरकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। एलएसी पर जवानों के साथ ही पास के वायुसेना के सभी स्टेशनों पर भी तैनाती पहले की तरह ही जारी रहेगी। इसके अलावा चीन सीमा के पास रहने वाले इलाकों में करीब 10 से 12 वायुसेना अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही लड़ाकू विमानों की तैनाती भी की गई है। पूरे देश की निगाह अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन पर है, लेकिन अभी तक राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को इसका निमंत्रण नहीं मिला है। एनडीटीवी के मुताबिक दोनों ही नेताओं को अब तक आमंत्रित नहीं किया गया। हालांकि मंदिर आंदोलन के अगुआ नेताओं में शामिल कल्याण सिंह, उमा भारती, मोहन भागवत और साध्वी ऋतंबरा को निमंत्रण मिल चुका है। उमा भारती ने 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन में शामिल होने की पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि मैं 4 अगस्त की शाम तक अयोध्या पहुंच जाऊंगी और 6 अगस्त तक वहीं रहूंगी। कल्याण सिंह भी अयोध्या आने की पुष्टि कर दी है। 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन के लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों पर है। जहां मेहमानों के स्वागत के लिए शहर को पूरी तरह से सजाया जा रहा है, तो वहीं रामलला के भोग के लिए लड्डुओं का स्पेशल प्रसाद तैयार किया जा रहा है। भूमि पूजन पर रामलला को 111 थैलियों में लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा और इसके लिए अयोध्या धाम के मणि राम दास छावनी में लड्डुओं को बनाने का काम हो रहा है और इन लड्डुओं को स्टील के डिब्बे में पैक किया जा रहा है ताकि भूमि पूजन पर 1,11,000
डिब्बों में प्रसाद के तौर पर लड्डू बांटे जाएंगे। बता दें 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होंगे। तो ये इस तरीके से डब्बों में पैक किया जा रहा है महाप्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान से एक बेहद ही खास राखी आई है। जी हां, पीएम मोदी की मुंहबोली बहन उनके लिए राखी भेजी है। कमर मोहसिन शेख ने ये राखी पोस्ट के जरिए भेजी है और उन्होंने पीएम मोदी के लिए राखी के साथ एक चिट्ठी भी भेजी है जिसमें उनके स्वस्थ रहने तथा दीर्घायु होने की कामना की है। कमर मोहसिन पाकिस्तान के कराची में रहती हैं। वो पिछले करीब 25 सालों से पीएम मोदी को राखी बांध रही हैं। इस बार कोरोना के संक्रमण की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने अपने भाई को राखी भेजी है। बता दें कि रक्षाबंधन के मौके पर पूरे देश से पीएम मोदी को भारी संख्या में महिलाएं और छात्राएं भी राखियां भेजती हैं। ये आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ईद उल जुहा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और राष्ट्रपति ने ट्वीट भी किया कि ईद उल जुहा त्याग और मेलजोल की भावना जगाता है और हमें एक दूसरे के लिए अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और सभी को ईद उल जुहा की शुभकामनाएं दी। ये दिन हम सभी को एक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए प्रेरित करे और भाईचारे की भावना पनपे। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी देशवासियों को इस मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। सुशांत सिंह सुसाइड के मामले की जांच को लेकर मुंबई पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस के बचाव के बाद अब खुद सीएम उद्धव ठाकरे उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस अयोग्य नहीं है, अगर किसी के पास सबूत है तो उसे हमारे पास पहुंचा सकता है और अगर उसके आधार पर आरोपी से पूछताछ करेंगे और जो भी दोषी होगा उससे सज़ा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि इस केस को महाराष्ट्र और बिहार के बीच के झगड़े के वजह का मुद्दा न बनाया जाए। दरअसल मुंबई पुलिस पर मामले की हर एंगल को जांच न करने के साथ साथ बिहार पुलिस को अरेस्ट न करने के आरोप भी लग रहे हैं। सुशांत के पिता द्वारा पटना में रिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने के बाद बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई आई है। तमाम कवायदों के बावजूद देश में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के नए नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। शनिवार को आए आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे में 57,118 नए केस आए हैं और 764 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कुल कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 16,95,988 हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 36,511 हो गया। देश में इसमें 5,65,103 एक्टिव केस हैं, जबकि 10,94,374 लोग कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। तो वहीं रिकवरी रेट की बात की जाए तो मामूली बढ़ोतरी के साथ यह बढ़कर 64.52% हो गया है। वहीं पॉजिटिव की जो है 10.86% हो चुका है और इस बीच समय के साथ ही टेस्ट की संख्या में भी तेज़ी से बढ़ रही है। ICMR के अनुसार 31 जुलाई को देश में 5,25,689 नए टेस्ट किए गए और अब तक कुल 1,93,58,659 लोगों को सैंपल लिए जा चुके हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने पोंगोंग झील के इलाके में सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की है। इसके अलावा भारत से किए गए वादे का उल्लंघन करते हुए चीन ने फिंगर 5 से फिंगर 8 तक अपने सैनिक फैलाए हुए हैं। यहां तक कि पेंगोंग झील में बोट भी तैनात की गई है। टीवी टुडे और जी न्यूज़ ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया है कि पेंगोंग झील में चीन अपने कैंप बना रहा है और इसके अलावा फिंगर इलाके में भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ये हालात तब है जब भारत चीन के बीच लगातार सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर भी शांति वार्ता हो रही है। भारत में चीन के राजदूत ने यह भी दावा किया कि चीन ने विवादित क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में अपने सैनिक हटा लिए हैं। कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित देश के लिए खुशखबरी है। दरअसल भारत के साथ मिलकर इजराइल एक ऐसी तकनीकी पर काम कर रहा है जिससे महज 30 सेकंड में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की जा सकेगी। इसके लिए इजराइल वैज्ञानिकों की एक टीम ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रायल भी शुरू कर दिया और इस नई तकनीकी ट्रायल में 10,000 लोगों को 2 बार टेस्ट किया जाएगा और स्लैब सैंपल तकनीकी से अलग अलग इस टेस्ट में लोगों को श्वास नली जैसे उपकरण को झटका देना या बोलना होगा।
जो टेस्ट के लिए नमूने हासिल करने में मददगार साबित होंगे। और वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तकनीकी के सफल परीक्षण के बाद जब तक वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती तब तक लोग कोरोना वायरस के साथ जीने में सक्षम हो सकें। और इसराइल के वैज्ञानिकों के साथ DRDO के वैज्ञानिक भी इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस मिशन के तहत इसराइल ने विशेष विमानों से भारी संख्या में हाई क्वालिटी वेंटिलेटर भी भारत भेजे हैं। देश भर में शनिवार को ईद उल जुहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है और इस मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद में हज़ारों की भीड़ जुटी हुई है। सुबह के वक्त राजधानी के कई इलाकों से लोग जामा मस्जिद पहुंचे और नमाज अदा की। हालांकि कोरोना के मद्देनज़र हर तरह के एहतियात बरते गए। नमाजी मास्क लगाया था, चेहरा ढके दिखे, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। और इसके अलावा मस्जिद में जाने वाले हर शख्स का बॉडी टेम्परेचर भी चेक किया गया। हालांकि हर साल के मुताबिक इस साल कोरोना के कारण पूरे देश में बकरीद की सैन रौनक कम है। कई राज्यों में तो लोगों को घरों पर ही नमाज अदा करने की बात कही गई है, तो कुछ राज्यों में हर मस्जिद और ईदगाह में एक बार में सिर्फ 5 लोग ही नमाज अदा कर सकेंगे। देश के BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश को आगे बढ़ाते हुए मार्च महीने में BS4 वाहनों की बिक्री पर नाराजगी भी जाहिर की है। टॉप कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में इन वाहनों की बिक्री की गई है, जिस पर फिलहाल अब 13 अगस्त को फिर से सुनवाई की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि इस साल 31 मार्च के बाद बेचे गए BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। भारत में हो रहे कोरोना विस्फोट के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि हम अगले महीने 8 से 10 सप्ताह में अपनी रोज़ की टेस्टिंग की संख्या को 10 लाख लेकर जाने वाले हैं। हर्षवर्धन बोले कि भारत में करीब 7 वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो थोड़ा एडवांस स्टेज पर काम कर रहे हैं। इनमें से 2 पूरी तरह भारतीय हैं और ट्रायल मानव परीक्षणों की स्टेज में चले गए हैं। एक समय में मास्क, PPE किट और वेंटिलेटर की ज़रूरत महसूस करने वाला देश आज इस स्थिति में पहुंचा कि इन चीज़ों के सपोर्ट पर भारत एक्सपोर्ट पर बात की जा रही है। लेबॉर्ट्री से जो यात्रा शुरू हुई वो आज 1331 लेबॉर्ट्रीज तक पहुंच गई है। हम आने वाले 8-10 सप्ताह में इस रोज़ की टेस्टिंग के नंबर को 1 मिलियन यानी 10 लाख तक लेकर जाने वाले हैं। कोरोना काल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक बार फिर से इंटरनेशनल फ्लाइट पर जारी रोक को बढ़ा दिया है और इसके तहत अब 31 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द रहेंगी। हालांकि DGCA ने यह साफ किया कि उन फ्लाइट पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगेगी जिन्हें उड़ान भरने की अनुमति मिली हुई है। इस दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी और भारत में फंसे विदेशियों को भेजने का काम जारी रहेगा। बता दें कि मौजूदा समय में 250 से भी ज़्यादा विदेशी उड़ानों को इजाज़त मिली हुई है। साथ ही कुछ चुनिंदा देशों के साथ जारी एयर बबल के तहत भी हवाई यात्रा को मंजूरी दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और मामले में ईडी वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर जांच शुरू करेगी। इस मामले में बिहार पुलिस ने FIR दर्ज कराई थी। इससे पहले घटना में बिहार पुलिस की हाई लेवल की मीटिंग हुई जिसमें सुशांत सिंह मामले में जांच को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले ईडी ने बिहार पुलिस से FIR की कॉपी मांगी थी ताकि वे रिया चक्रवर्ती और इस केस में बाकी आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर सकें। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP नेता महबूबा मुफ्ती की हिरासत 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अब महबूबा नवंबर 2020 तक हिरासत में रहेंगी। महबूबा को अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के ठीक पहले हिरासत में लिया गया था। इसके बाद इसी साल फरवरी में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत फिर से हिरासत में लिया गया। बता दें कि महबूबा मुफ्ती करीब 1 साल से नज़रबंद है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के करीब 50 मुख्यधारा के नेताओं को रिहा कर दिया गया और शुक्रवार को ही सज्जाद लोन को रिहा किया गया। बैंकिंग सेक्टर को दोबारा पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार आधे से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर के बैंकों को प्राइवेट करने की योजना बना रही है। यहाँ मीडिया के मुताबिक नीति आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह पब्लिक सेक्टर के 3 बैंकों को निजीकरण कर दे, जिनमें पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नाम शामिल हैं। और इस पर पीएम मोदी ने बैंकों और NBFC के प्रमुखों के साथ बैठक भी की थी, जिससे बैंकिंग सेक्टर की स्थिति को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा हुई। और नीति आयोग ने सभी ग्रामीण बैंकों के मर्जर का भी सुझाव दिया है।
और साथ ही NBFC के अधिक छूट देने की बात भी कही जा रही है। और हालांकि निजी होने जा रहे बैंकों में जिनका अकाउंट है उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बैंक की सेवाएं पहले की तरह ही बरकरार रहेंगी। बता दें कि पिछले साल IDBI बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया गया था।